मेरा नाम निपुण जोशी है और समय आ गया है ज्योतिष के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे आप लोगों के साथ चर्चा करने का। आज इस वीडियो में दोस्तों हम लोग एक ऐसे विषय पे बात करने वाले हैं जो आप लोगों को आपकी कुंडली में ग्रहों की सही डिग्निटी, उनकी सही स्थिति की जांच करने में बहुत मददगार साबित होगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, ग्रह भी हमारे साथ उसी तरीके से पॉलिटिक्स खेलते हैं जिस तरीके से अगर मेरे को आजकल हाल फिलहाल में जो महाराष्ट्र में जो पॉलिटिक्स चल रही है, मैं उससे आप लोगों को रिलेट करके बता सकता हूं कि भाई ग्रह आपको अपने लगन चार्ट में उसकी स्थिति देख के आप वेट कर रहे हैं कि भाई जैसे इस ग्रह का समय आएगा मेरे को बहुत अच्छे फल मिलेंगे, क्योंकि मेरी कुंडली में एक ग्रह उच्च का बैठा है। लेकिन जैसे इस ग्रह का समय आया आपको आपकी इच्छा अनुसार उतने फल नहीं मिले। तो क्या ज्योतिष में जो आपकी कैलकुलेशन थी लगन चार्ट पे वो एग्जैक्ट नहीं थी, वहां कोई लूप होल था, या ग्रहों ने आपको सरप्राइज कर दिया? तो मेरे कहने का मतलब यह है दोस्तों कि देखिए, हम लोगों ने जो वर्गा चार्ट्स की बात करी जाती है, हमने नवमांश लगन पे अपनी डिटेल से हमने उस पर डिस्कशन करा है। साथ साथ मैंने जो D10 चार्ट है, दशांशा चार्ट है, मैंने उस पर भी आप लोगों के साथ काफी चर्चा करी है। लेकिन देखिए, D9 चार्ट का जो ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वर्गोत्तम ग्रह का, वो कहीं ना कहीं मिस आउट हो गया था। तो जिस वजह से मुझे लगा कि आज हम लोग इसी विषय पे जरूर बात करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज है कि वर्गोत्तम ग्रह का मतलब क्या होता है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो देखिए दोस्तों, आप इसको अगर एक बहुत ही सिंपलिस्टिक लैंग्वेज में समझना चाहें तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपके लगन चार्ट में, आपके राशि चार्ट में अगर ग्रह की जिस राशि में प्लेसमेंट है, वही प्लेसमेंट अगर आप लोगों ने D9 चार्ट में, नवमांश चार्ट में अगर पाई, तो वो जो ग्रह है वो वर्गोत्तम ग्रह कहलाया जाएगा। अब देखिए दोस्तों, नवमांश चार्ट का इतना महत्व क्यों है? क्योंकि देखिए दोस्तों, नवमांश चार्ट आपके लगन चार्ट का राशि का 9th डिवीजन होता है। देखिए, नवमांश के अगर आपको महत्व समझने हो तो उसके महत्व काफी ज्यादा डाइवर्सिफाइड है, काफी ज्यादा उसके कहते हैं कि बहुत सारे उसके एडवांटेजेस हैं। पहली चीज, नवमांश चार्ट आपके स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में जानकारी देता है, आपके भाग्य के, लक के प्रोस्पेक्ट के बारे में बताता है। नवमांश चार्ट आपकी गृहस्थ जीवन के, मैरिटल लाइफ के बारे में बताता है, आपकी सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ के बारे में बताता है। अब देखिए, सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ का मतलब इसमें कोरिलेशन क्या है? कोरिलेशन इसका ये है कि जब ग्रह मैच्योर होते हैं, देखिए आपकी जो मैच्योरिटी है वो हम लोग ग्रहों के हिसाब से इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको किसी भी तरीके के फल प्राप्त करने हैं, किसी भी ग्रह के फल देने की क्षमता आपको जाननी है, उसकी रूट्स, उसकी जड़ आपको पता करनी है, उसकी सोल। क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर हम लोग नवमांश को आपके लगन चार्ट की सोल या आत्मा की तरह जोड़ के देखते हैं तो आप इस तरीके से भी जोड़ के देख सकते हैं कि लगन चार्ट में जो 9 ग्रहों की स्थिति है, उनकी जो आत्मा है, उनकी जो ट्रू डिग्निटी है, वो आप लोगों को इस नवमांश चार्ट से पता चलती है। देखिए दोस्तों, यही कारण है कि काफी बार आप लोगों ने ऐसा देखा होगा कि जब हम पॉलिटिशियंस की बात करते हैं, ऐसे ऐसे स्पिरिचुअल फिगर्स के लोग होते हैं जिनकी जो इमेज होती है वो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल होती है, बहुत ज्यादा रिलीजियस होती है, लेकिन जब बाद में वो किसी स्कैंडल में फंसते हैं, बाद में जब चीजों का खुलासा होता है तो पता चलता है कि इस इंसान की एक पैरेलल, एक डुअल, एक डेविल साइड भी थी। तो वो आप किस तरीके से देख सकते हैं कि वो आपको इस तरीके से रिलेट करके एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देख सकते हैं कि लगन चार्ट में जो ग्रह मजबूत था, उसकी जो जड़ थी, उसकी जो नींव थी, वो नवमांश में आके कमजोर हो रही थी। आप इसको दोस्तों कुछ इस तरीके से भी जोड़ के देख सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों, जो वर्गोत्तम विषय पे आज हम लोगों ने बात करनी है, उसके जो अलग अलग जो उसके वेरिएशन हो सकती हैं, आज मैंने आप लोगों को इस वीडियो में स्टैंड अलोन वही बताने की मैंने कोशिश करनी है। और साथ ही साथ मैं कुछ सेलिब्रिटी चार्ट्स के माध्यम से भी वर्गोत्तम का सिग्निफिकेंस, उसका महत्व आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, ऋषि पराशरा ने तो ये तक माना है कि देखिए, जब भी हम लोग किसी भी तरीके का फलित करते हैं, किसी भी तरीके की प्रिडिक्शंस करते हैं, किसी भी तरीके के लगन चार्ट में राजयोग की भी कैलकुलेशन करते हैं, उनका आंकलन करते हैं, जब तक वो राजयोग आपके लगन चार्ट से आपके नवमांश में अगर प्रॉमिस नहीं हो रहे हो, तो लगन चार्ट में बनने वाले राजयोगों की जो डिग्निटी है, जो क्षमता है, जो पावर है, आप उसको स्ट्रॉन्ग नहीं कह सकते। तो उसी तरीके से अगर जो ग्रह आपका लगन चार्ट में अगर मजबूत हो रहा है और वही चीज वैलिडेट, वेरीफाई आपकी नवमांश में भी हो रही है, तो इसका मतलब कि उस ग्रह की जो जड़ है, जो उसकी नींव है, वो मजबूत है। और अगर ग्रह दोस्तों वर्गोत्तम हो रहा है तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि उस ग्रह के नेचर में, उसके ट्रू नेचर में कहीं भी डिस्टॉर्शन नहीं आ रही, कहीं भी वेरिएशन नहीं आ रही। ग्रह जो आपको सतह पे दिख रहा है, उसकी जो पीछे से जो उसकी शैडो है, जो उसकी आत्मा है, जो उसकी छाया है, वो उसी तरीके से उसी क्वालिटीज को व्यक्त कर रही है।
अब देखिए दोस्तों, अब मैं आपको इसको एक रेफरेंस के माध्यम से भी समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए दोस्तों, जो आप लोग अभी इस समय अपने स्क्रीन में एक स्लाइड देख रहे होंगे, तो देखिए मैंने इसमें आप लोगों को ये बताने की कोशिश करी है कि वर्गोत्तम तो ये केस हो गया कि जब आप लोग ग्रह को उसी राशि में पाएंगे जिस राशि में ग्रह लगन चार्ट में था और उसी राशि में वो नवमांश में है। तो दोस्तों देखिए, अब अगर सपोज कीजिए आपको इस कोरिलेशन को और दूसरे तरीके से, दूसरे मेथड से भी समझना हो, तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि अगर सपोज कीजिए ग्रह अगर वर्गोत्तम नहीं होगा तो फिर वो और डिफरेंट कोरिलेशन रिलेशन में भी हो सकता है। तो मेरे कहने का मतलब है, ग्रह का जो रिलेशन है लगन चार्ट में, जो उसकी प्लेसमेंट है और उसकी प्लेसमेंट अगर आप लोगों ने राशि के पर्सपेक्टिव से नवमांश में जो रिलेशन पाया वो आप लोगों ने 2 द्वादश का पाया। तो आप इसको कुछ इस तरीके से देख सकते हैं कि सपोज कीजिए किसी जातक का जो लगन है उसका मेष लगन है और मेष लगन में जो उसके मंगल ग्रह हैं वो उसके द्वितीय भाव में उसके वृषभ राशि में बैठे हैं। और नवमांश में अगर दोस्तों बात करी जाए तो नवमांश में जो जातक का लगन है वो कर्क हो रहा है, लेकिन इस समय हमें मंगल ग्रह की स्थिति देखनी है। तो कर्क लगन में जो मंगल ग्रह की स्थिति है दोस्तों, आप इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं कि वहां पे जो मंगल ग्रह हैं वह आपके वो मिथुन में बैठे हैं। तो देखिए दोस्तों, जब भी हम लोग, अब देखिए ये आपने देखा कि मंगल ग्रह की जो स्थिति है लगन चार्ट में थी, इस समय हमें राशि के पर्सपेक्टिव से देखना है। लगन चार्ट में मंगल ग्रह बैठे थे आपके वृषभ में और नवमांश में मंगल ग्रह चले गए मिथुन में। तो ये जो 2-12 का जो दोस्तों संबंध हो रहा है, ये कहीं ना कहीं ग्रह के, अगर आपको नेचर के माध्यम से समझना हो तो आप इस तरीके से जोड़ सकते हैं कि ग्रह के अंदर कहीं ना कहीं आपके जीवन में ग्रह का जो रिलेशन है वो कहीं ना कहीं गेन और लॉस का है। तो ग्रह आपको फाइनेंशियल गेन भी करा सकता है और आपका फाइनेंशियल लॉस भी करने में सक्षम है। आप इसको कुछ इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं। अगर ये दोस्तों, अगर सपोज कीजिए जो ग्रह की जो स्थिति है राशि के पर्सपेक्टिव से लगन से नवमांश में, अगर आप लोगों ने 3-11 का संबंध पाया तो आप इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं कि उस ग्रह के समय पे एफर्ट्स मार के जो इच्छा पूर्ति की बात करी जाए, लाभ प्राप्त करने की बात की जाए, वो आप कर सकते हैं। अगर ग्रह का दोस्तों जो लगन चार्ट से नवमांश में जो कोरिलेशन है वो अगर 4-10 का बैठ रहा है तो आप कुछ इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं कि इस ग्रह के अंदर सामर्थ्य है आपको सुख देने का और हर तरीके की पद प्रतिष्ठा प्राप्त कराने का। आप इसको दोस्तों कुछ इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं। अगर ग्रह का राशि के पर्सपेक्टिव से लगन चार्ट से नवमांश में जो संबंध है 5-9 का बन रहा है, तो यहाँ पे दोस्तों देखिए स्पिरिचुअल मेरिट्स की बात की जाए, फॉर्च्यून लक की बात करी जाए, ये सारी चीजें ग्रह आपको देने में समर्थ होगा। आप इसको कुछ इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं कि बाय फॉलोइंग स्पिरिचुअल पाथ, बाय डूइंग रिलीजियस ऑस्टेरिटीज आप उस ग्रह से अच्छे फल प्राप्त कर सकते हैं। और अगर ग्रह का राशि के हिसाब से लगन से नवमांश में जो रिलेशन है वो 6-8 का बैठ रहा है, तो ये ग्रह आपको उसके समय पे कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन, कहीं ना कहीं आपको संघर्ष करवा सकता है। आप इसको दोस्तों कुछ इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं, जिसके लिए आपको रेमेडीज बहुत स्ट्रांगली रिकमेंडेड है, बहुत स्ट्रांगली करने की जरूरत है। अब देखिए दोस्तों, अब आज के इस टॉपिक में अगर मेरे को आप लोगों को वर्गोत्तम का एक, कहते हैं कि मैनुअल कैलकुलेशन के हिसाब से आपको बताना हो, क्योंकि देखिए दोस्तों, जब मैंने आप लोगों के साथ जब नक्षत्र पे जो श्रृंखला चली थी, मैंने आप लोगों को एक एक जो एस्पेक्ट है नक्षत्र का, किस तरीके से उनके पदार्थ कैलकुलेट करे जाते हैं, किस तरीके से कौन सी राशि का कौन सा डिवीजन कौन से नवमांश के किस पदा में आएगा, किस चरण में आएगा, मैंने आप लोगों को हर एक चीज डिटेल से एक्सप्लेन करी थी। अब कंफ्यूज मत होइएगा, ये आपको क्वोशंट मिला है, इसका मतलब 12 राशियों की हम 8 साइकिल कंप्लीट कर चुके हैं पिछले नक्षत्र के चौथे पदा तक। अब इस नक्षत्र के पहले पदा से जो ऊर्जा शुरू होगी वो दोबारा से मेष नवांश से ऊर्जा स्टार्ट होगी। तो बहुत ही स्वाभाविक बात है, अगर जन्म के समय आपका चंद्र कुंभ राशि के 21 से 22 डिग्री में गोचर कर रहा था तो इसका मतलब वो था तो कुंभ में, कुंभ के अंदर था वो पूर्व भद्रपदा नक्षत्र में, पूर्व भद्रपदा नक्षत्र के अंदर भी था उसके पहले पदा में। पर फिर भी मैं को, अगर आप लोगों को, क्योंकि देखिए हम लोग आजकल जी तो सॉफ्टवेयर के जमाने पे रहे हैं, पर फिर भी अगर आप लोगों को ये चीज
अगर आप लोगों को मैनुअली समझनी हो, जस्ट एट अ ग्लांस आप लोगों को समझनी हो। क्योंकि देखिए दोस्तों, जब आप इसको एस्ट्रोलॉजी को भी किसी प्रॉपर एक कहते हैं कि प्रिस्क्राइब तरीके से कहीं कोर्स करके जब आप इसको समझते हैं, जब आप इसको लर्न करते हैं, इस ज्ञान को ग्रहण करते हैं, तब तो आप लोगों को मैनुअली एक एक कुंडली, एक एक वर्गा चार्ट भी बनाना सिखाया जाता है। लेकिन अगर मेरे को आप लोगों को एक शॉर्ट में एक ट्रिक देनी हो तो मैं आपको इस तरीके से बता सकता हूं कि जितनी भी दोस्तों देखिए चर राशि है, चर राशि कौन कौन सी होती है, कार्डिनल साइंस कौन कौन से होते हैं, जिसमें आते हैं दोस्तों आपके मेष, आपका कर्क, तुला और आपकी मकर। तो मतलब एरीज, कैंसर, लिब्रा एंड योर कैप्रिकॉर्न। तो ये दोस्तों होती है आपकी चर राशि। तो चर राशि का जो पहला नवमांश होता है, मतलब 0 से लेके 3 डिग्री 20 मिनट का जो स्पेस होता है, वो आपका वर्गोत्तम चरण होता है, वर्गोत्तम पदा होता है। तो कोई भी ग्रह दोस्तों, मैं आपको दोबारा से बता देता हूं, कोई भी ग्रह अगर जो चर राशि होती हैं, जो कि आपकी मेष हो गई, आपकी कर्क हो गई, आपकी तुला हो गई और मकर हो गई, इनके अगर 0 से लेके, हर एक राशि 30 डिग्री का स्पेस होता है उसका, 0 से लेके अगर 3 डिग्री 20 मिनट्स के स्पेस में हुई, तो मतलब वो ग्रह नवमांश में जाके वर्गोत्तम होगा, वो ग्रह स्ट्रॉन्ग है, वो अपनी ट्रू डिग्निटी में है। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को स्थिर राशि के हिसाब से ये चीज एट अ ग्लांस, एक नजर में ही समझनी हो, तो आप इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं दोस्तों कि जो आपकी स्थिर राशि होती है, जो कि आपकी वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ। तो अगर टॉरस हो गया, आपका लियो हो गया, स्कॉर्पियो हो गया और एक्वेरियस हो गया, अगर आप लोगों ने इन राशियों के, जो मैंने आपको बताई हैं स्थिर राशियों के, जो दोस्तों आपका 5th नवमांश होता है, जो कि आपका 13 डिग्री 20 मिनट से लेके 16 डिग्री 40 मिनट तक का स्पेस होता है, अगर उस पर आपने किसी ग्रह की स्थिति पाई, तो इसका मतलब कि वो ग्रह नवमांश पदा में है, वो आपका वर्गोत्तम पदा में है, और वो ग्रह D9 चार्ट में आपको उसी राशि में मिलेगा। तो मतलब वो ग्रह उस राशि में वर्गोत्तम है। एंड लास्ट दोस्तों, अगर आप लोगों को डुअल साइन के हिसाब से समझना हो, तो आपको इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं कि द्विस्वभाव राशियां होती हैं, आपकी मिथुन हो गया, कन्या हो गया, धनु हो गया और आपकी मीन हो गया। तो आपकी जेमिनी, वर्गो, सेजिटेरियस एंड पाइसिस। तो सपोज कीजिए दोस्तों, आपने किसी ग्रह को इन द्विस्वभाव राशियों के 9th नवमांश में पाया, मतलब लास्ट फेज में 26 डिग्री 40 मिनट से लेके 30 डिग्री में अगर आपने यहां पे पाया, तो ये मतलब ये वर्गोत्तम पद है, वो ग्रह आपको उसी राशि में D9 चार्ट में, नवमांश चार्ट में भी दोस्तों मिलेगा। तो इसका मतलब कि वो ग्रह स्ट्रांग हो रहा है। अब देखिए दोस्तों, आप इसको एक इस तरीके से लॉजिक से भी जोड़ के देख सकते हैं कि देखिए, जो मैंने आप लोगों को कॉम्बिनेशन आपको चर राशियों के लिए बताया, मैंने आपको कार्डिनल साइंस के लिए बताया, वो आप कुछ इस तरीके से जोड़ के दोस्तों देख सकते हैं कि वहां पे जो फर्स्ट नवमांश का कोरिलेशन आ रहा है, तो उसका मतलब ये पता चल सकता है कि जो भी ग्रह आपने मेष में, कर्क में, तुला में या मकर में अगर आप लोगों ने वर्गोत्तम पाया, तो इसका मतलब कि उस ग्रह की जो एनर्जी है, अपने को बहुत ही डायनामिक तरीके से, बहुत ही एनर्जेटिक तरीके से, बहुत ही लॉ अबाइडिंग, रिलीजियस तरीके से चलना, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए पूरी अपनी एनर्जी व्यक्त करना, गो गेटर होके अपने को व्यक्त करना, आप कुछ इस तरीके से उस ग्रह की थीम पाएंगे। आप इसको दोस्तों कुछ इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं। वहीं दोस्तों, अगर सपोज कीजिए आप लोगों ने किसी भी ग्रह को वर्गोत्तम पाया आप लोगों ने स्थिर राशि में, तो आप कुछ इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं कि जहां पे इंसान के अंदर स्टेबिलिटी, स्थिरता के कोशेंट होंगे। तो फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, अभी हम लोगों ने बात करी टॉरस की, लियो की, स्कॉर्पियो की, एक्वेरियस की। तो सपोज कीजिए अगर आप लोगों ने शनि ग्रह को वृश्चिक पे वर्गोत्तम पाया, तो मतलब शनि ग्रह को अगर वृश्चिक, जो कि आपकी एक स्थिर राशि है, स्थिर राशि का मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्या बताया कि अगर किसी ग्रह को स्थिर राशि में वर्गोत्तम होना है, तो उसका मतलब कि वो उसके 5th नवमांश में होगा, पदा में होगा, मतलब 13 डिग्री 20 मिनट से लेके 16 डिग्री 40 मिनट के स्पेस में होगा। तो अगर आप लोगों ने शनि ग्रह को आपने वर्गोत्तम पाया और वृश्चिक राशि में, तो आप कुछ इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं कि बेसिस शनि की कुंडली में किस भाव में ये प्लेसमेंट है, तो जातक के अंदर
किसी भी तरीके के इमोशंस की बात की जाए, किसी भी तरीके की फीलिंग्स की बात की जाए, उनको लेके स्थिरता होगी। और शनि कहीं ना कहीं रिसर्च को भी रिप्रेजेंट करते हैं, मिस्टिक साइंसेस गुप्त विद्याओं के ज्ञान को भी रिप्रेजेंट करते हैं, हार्ड वर्क को, पॉलिटिक्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर शनि ग्रह वृश्चिक में वर्गोत्तम हो रहे हैं और भाव के हिसाब से अगर मिस्टिकल नॉलेज की प्रधानता आ रही है, तो जातक अपने उस एस्पिरेशन को लेके बहुत स्टेबल होगा, बहुत डिटरमाइंड होगा। अब वो चाहे पॉलिटिक्स में आए, चाहे वो रिसर्च में आए, तो आप इस तरीके से दोस्तों कुछ फलों को जोड़ के देख सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब सपोज कीजिए अगर आप लोगों ने, यही मैंने एग्जांपल जो आप लोगों को द्विस्वभाव राशि के हिसाब से समझ रहा हूं, तो कोई ग्रह अगर मिथुन में, कन्या में, धनु में या मीन में अगर वर्गोत्तम हो रहा है, तो आप कुछ इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं कि यहाँ पे जातक थोड़ा सा फिलॉसफी की बात की जाए, रिलीजियस ऑस्टेरिटीज की बात की जाए, फॉरगिविंग नेचर, माफ करने वाले स्वभाव की बात की जाए, और बहुत ज्यादा दोस्तों कहते हैं कि जिस जातक के अंदर ये सामर्थ्य होगा, क्षमता होगी और लोगों को अच्छी सलाह दे पाए, आर्टिस्टिक क्रिएटिव टैलेंट्स उसके अंदर स्ट्रांग हो, पर कहीं ना कहीं लाइफ में थोड़ी चेंजेबिलिटी हो, थोड़ी सी इंपल्सिवनेस हो और थोड़ा सा इनडिसाइसिवनेस हो, कि जातक औरों को तो अच्छी सलाह दे पा रहा है पर अपने निर्णय लेने में थोड़ा सा फिकल है, आप कुछ इस तरीके की ऊर्जा जोड़ के देख सकते हैं। मैं आपको दोबारा से एक एग्जांपल से बताता हूं। तो सपोज कीजिए अगर आप लोगों ने बुध को, अगर आप लोगों ने दोस्तों द्विस्वभाव राशि में, आपने मिथुन में अगर आपने पाया, तो ये कुछ इस तरीके का जातक हो सकता है जिसके अंदर कम्युनिकेशन के एस्पेक्ट स्ट्रांग हो, आर्टिस्टिक क्रिएटिव टैलेंट्स दोस्तों स्ट्रांग हो, क्योंकि ग्रह वर्गोत्तम है, ग्रह स्ट्रांग है, और साथ ही साथ जैसे मैंने आपको बताया एडवाइजरी स्किल स्ट्रांग हो, लेकिन चूंकि दुस्वभाव है तो थोड़ी सी फिकलनेस हो, थोड़ी सी अपनी लाइफ के निर्णय को लेने में थोड़ी सी चेंजेबिलिटी हो। आप इसको दोस्तों कुछ इस तरीके से भी जोड़ के देख सकते हैं, लेकिन जातक रिलीजियस जरूर होगा। तो दोस्तों हम लोगों ने एट अ ग्लांस, हम लोगों ने जो वर्गोत्तम ग्रह का जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोगों ने उसके स्वभाव के हिसाब से हमने जानने की कोशिश करी। अब मैं आपको इसमें और लेयर्स प्रोवाइड करता हूं। देखिए दोस्तों, अब सपोज कीजिए जो मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताया था, आप लोगों को पता है कि आप 12 राशियों को अगर एलिमेंट के हिसाब से डिवाइड करना हो, तो आप लोग जानते हैं अगर अग्नि तत्व की राशियों की बात करी जाए, तो अग्नि तत्व की राशियां होती हैं हमारी मेष हो गया, सिंह हो गया, धनु हो गया। अगर आप लोगों को पृथ्वी तत्व की राशियां समझनी हो, वो आपकी वृषभ होती है, आपकी कन्या होती है और आपकी मकर होती है। वायु तत्व की राशियां मिथुन है, तुला है और कुंभ है। और जो जल तत्व की राशियां हैं दोस्तों, वो आपकी कर्क है, वृश्चिक है, मीन है। अब देखिए दोस्तों, ये हम लोगों ने राशियों का, हमने एलिमेंट तत्वों के हिसाब से हमने उनका एसोसिएशन देखा, समझा। अगर यही आप लोगों को ग्रहों का एलिमेंट के हिसाब से आपको उनका कोरिलेशन समझना हो, तो देखिए दोस्तों, केतु हो गया, मंगल हो गया, सूर्य हो गया, ये अग्नि तत्वों को रिप्रेजेंट करते हैं। बुध पृथ्वी तत्वों को रिप्रेजेंट करता है। शनि और राहु वायु तत्वों को रिप्रेजेंट करते हैं। शनि तो अपने में ही बहुत गैस जाइंट है, गैसियस प्लैनेट है। और शुक्र और चंद्र ये जल तत्वों को रिप्रेजेंट करते हैं। और बृहस्पति आकाश एथर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे भी दोस्तों देखिए, आप कुछ इस तरीके से कोरिलेशन बनता हुआ जोड़ते हुए देख सकते हैं कि देखिए, अगर हम लोगों को सिर्फ साइंस के हिसाब से, राशियों के हिसाब से भी समझना हो, तो आप कुछ इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं कि ये आपकी मेष, कर्क, सिंह, कन्या और कुंभ कुछ ऐसी राशियां हैं कि जहां पे जो उनका तत्वों के हिसाब से जो एनर्जी है वो सिमिट्री में बैठ रही है। मेरे कहने का मतलब ये है कि मेष अपने में एज अ इंडिविजुअल राशि, मेष आपका अग्नि तत्वों को रिप्रेजेंट करती है। मेष का स्वामित्व जाता है मंगल के पास, जो दोबारा से अग्नि तत्वों को ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो कोई ग्रह अगर सपोज कीजिए मेष में आके एग्जॉल्टेड हो रहा है, अब वो किस तरीके से हो सकता है मैंने आपको कोरिलेशन बता दिया। क्योंकि अगर इसका नेचर आपको समझना हो, मेष आपकी एक चर स्वभाव की राशि है। चर स्वभाव की राशि के लिए कोई भी ग्रह अगर मेष के 0 से लेके 3 डिग्री 20 मिनट्स के स्पेस में होगा, तो वो D9 में भी मेष में ही जाएगा, तो वर्गोत्तम हो जाएगा। तो इसका मतलब कि मेष में यहाँ पे एनर्जी स्ट्रांग आ रही है। अब सपोज कीजिए यहाँ पे अगर आपने मेष में एग्जॉल्टेशन में अपने सूर्य को पाया, जो कि आपके उच्च के भी हो रहे हैं, या आपने सपोज कीजिए मंगल को पाया, जो कि जिनके लिए मंगल की अपनी रूल्ड राशि तो है ही है, साथ साथ उनकी मूल त्रिकोण राशि भी है, तो ग्रह कितने अच्छे तरीके से फल देने में सक्षम होगा। आप इसको दोस्तों कुछ इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं। सेम गोज में दोस्तों कैंसर, अगर कर्क के हिसाब से आपको समझना हो, कर्क का जो एसोसिएशन है एलिमेंट के हिसाब से वो जल तत्व से है, और इसकी जो रूलरशिप है जिस ग्रह के पास है, चंद्र के पास है, चंद्र भी दोबारा से जल तत्व को ही रिप्रेजेंट करता है। सेम गोज विद दोस्तों सिंह, सेम गोज विद कन्या।
कन्या का भी जो इसको हम लोग दोस्तों तत्वों के हिसाब से हम इसको पृथ्वी तत्व से जोड़ के देखते हैं, और इसका जो स्वामित्व है बुध के पास है, जो कि दोबारा से पृथ्वी तत्व को ही रिप्रेजेंट करता है। और दोबारा से हम कुंभ के साथ भी दोस्तों यही कहेंगे, कुंभ की को रूलरशिप शनि और राहु दोनों के पास जाती है, जो कि दोनों ही वायु तत्वों को रिप्रेजेंट करते हैं। और साथ ही साथ एज ए राशि भी कुंभ कहीं ना कहीं वायु तत्वों को ही रिप्रेजेंट करती है। तो दोस्तों हम लोगों ने समझा कि आप किस तरीके से राशि के पर्सपेक्टिव से भी ग्रह वर्गोत्तम तो हो रहा है, पर कितना मजबूत हो रहा है आपने दोस्तों इसके बारे में पता करा। अब देखिए दोस्तों, हमारे जो मैं आपको बता रहा था कि अगर आपको ऋषि पराशरा के सिद्धांतों के हिसाब से भी समझना हो, तो उन्होंने तो इस पे इतना ज्यादा जोर दिया है कि अगर राशि का भी आपको 6 फोल्ड डिवीजन षड वर्गास के हिसाब से भी समझना हो, तो आप चाहे होरा चार्ट की बात कीजिए, त्रिमशांशा की बात कीजिए, आप कहते हैं कि द्वादशांशा चार्ट की बात कीजिए, उन्होंने एक सबसे ज्यादा जो रिलेटिव वैल्यूज दी हैं, जो बिंदु दिए हैं, पॉइंट्स दिए हैं, उन्होंने लगन चार्ट के बाद सबसे ज्यादा उन्होंने नवमांश चार्ट को ही दिया है। अब देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को एकदम इनिशियल फेज पे कंफ्यूज नहीं करना चाहता, क्योंकि देखिए दोस्तों हमारे अगर बृहत्तर शास्त्र के लैंग्वेज के हिसाब से अगर आप समझना चाहें, तो अभी तो हम सिर्फ इस हिसाब से पढ़ रहे हैं कि जो ग्रह राशि के हिसाब से सेम वो राशि रिपीट हो रही है लगन चार्ट में और आपकी D9 चार्ट में, उसमें तो अगर आप बृहत्तर शास्त्र के हिसाब से चलेंगे तो उन्होंने तो ये बताया कि ग्रह जितने ज्यादा वर्गा चार्ट्स में भी सेम राशि में रिपीट कर रहा होगा, वो उतना ज्यादा स्ट्रांग होता चले जाएगा। यहां तक कि उसको एक लेबल नेम भी दिया गया है कि अगर वो 2 चार्ट्स में रिपीट हो रहा है, अगर 3 चार्ट्स में रिपीट हो रहा है, उत्तम, गोपाल, तो उन्होंने उसको ऐसे नाम दिए हैं, इस तरीके से उसकी जो स्ट्रेंथ को डिक्लेयर करा है। लेकिन चूंकि सारे वर्गा चार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट नवमांश होता है, तो अगर नवमांश में ही ग्रह अगर वर्गोत्तम हो रहा है, तो वो ग्रह अपने समय में अच्छे फल देने में सक्षम होगा। उसके अंदर सामर्थ्य है किसी एग्जॉल्टेशन ग्रह की तरह कंपीट करके उतनी अच्छे फल अपने समय में देने का। अब देखिए दोस्तों, टाइप्स ऑफ वर्गोत्तम प्लैनेट के हिसाब से अगर आपको समझना हो, तो अगर आपको ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी भी अगर इसकी समझनी हो, तो सबसे जो बेस्ट केस माना यही जाता है कि ग्रह अगर आपका उच्च का है और साथ साथ वर्गोत्तम है। जैसा मैंने आपको बताया कि सूर्य दोस्तों अगर मेष में अगर एग्जॉल्टेड है और मेष के भीतर भी 0 से 3 डिग्री 20 मिनट्स में है, तो इसका मतलब वो एग्जॉल्टेड तो है और साथ के साथ वो वर्गोत्तम भी है, क्योंकि D9 चार्ट में उसकी जो प्लेसमेंट होगी इसी राशि में होगी, तो वो सूर्य बेस्ट फल देने में जातक को सक्षम होगा। सेम गोज विद दोस्तों, जो सेकंड प्रायोरिटी अगर दी जाती है वो दी जाती है मूल त्रिकोण साइन को, कि ग्रह आपका वर्गोत्तम भी है और साथ साथ वो अपनी मूल त्रिकोण राशि में वर्गोत्तम है। तो कहने का मतलब ये है कि शनि अगर कुंभ में वर्गोत्तम है तो ये बहुत अच्छा केस देखा जा सकता है। सेम गोज विद बुध के साथ देखा जाए दोस्तों, जो कि कन्या है, आपका शुक्र के साथ जो कि तुला है, बृहस्पति के साथ धनु है। अब इसकी वर्गोत्तम का जो डिवीजन है मैं आपको दोबारा से बता देता हूं। अब देखिए, अगर धनु के हिसाब से आपको समझना हो, तो धनु दोस्तों एक द्विस्वभाव राशि है। तो द्विस्वभाव राशि की जो एलिजिबिलिटी होती है वो ये होती है कि द्विस्वभाव राशि का जो 9th नवांश पदा होता है, मतलब जो 26 डिग्री आपका 40 मिनट से लेके जो 30 डिग्री तक का जो स्पेस होगा, जो राशि का एंड पॉइंट होगा, वहां पे अगर बृहस्पति की आप लोगों ने स्थिति पाई, तो ये आइडियली बेस्ट केस जोड़ के देखा जा सकता है कि बृहस्पति उस राशि को तो रूल करते हैं, साथ साथ उनकी मूल त्रिकोण राशि भी है और साथ साथ वो वर्गोत्तम भी है, तो ग्रह अच्छे फल देने में सक्षम होगा। थर्ड प्रायोरिटी दोस्तों जाती है ओन्ड साइन पे, अगर ग्रह आपका वर्गोत्तम है। फोर्थ प्रायोरिटी होती है अगर फ्रेंडली साइन में है, जो उसके मित्र ग्रह हैं, जैसे आपके अगर मंगल सूर्य की राशि में अगर वर्गोत्तम हो रहे हैं तो ये अच्छा साइन जोड़ के देखा जा सकता है। अगर शनि बुध की राशि में वर्गोत्तम हो रहे हैं, ये भी एक अच्छा साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। तो ये दोस्तों हमने प्रायोरिटीज हमने धीरे धीरे उसको हम थोड़ा सा कमजोर करते आ रहे हैं, कम करते आ रहे हैं, लेकिन स्टिल अगर ग्रह वर्गोत्तम है, ग्रह मजबूत है। इसके बाद दोस्तों अगली जो लेवल ऑफ प्रायोरिटी जो स्टेज है वो है कि ग्रह अगर शत्रु राशि में है। तो सपोज कीजिए, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर शनि अगर वृश्चिक राशि में है, अपने शत्रु की राशि में है, लेकिन वो अगर सपोज कीजिए अगर वृश्चिक में है, क्योंकि देखिए दोस्तों जो वृश्चिक है वो आपकी स्थिर राशि है, तो स्थिर राशि की एलिजिबिलिटी होती है कि उसका जो 5th नवमांश पदा होता है, तो वृश्चिक के भीतर भी 13 डिग्री 20 मिनट से लेके 16 डिग्री 40 मिनट के स्पेस में अगर शनि की स्थिति हुई तो वो वर्गोत्तम होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि एनिमी साइन में भी अगर ग्रह वर्गोत्तम हो रहा है तो ग्रह स्ट्रॉन्ग हो रहा है, अच्छे फल देने में सक्षम है।
लास्ट है दोस्तों कि अगर ग्रह डेबिलिटेशन साइन में है, कि ग्रह नीच का है लेकिन वर्गोत्तम है, तो जैसे कि सूर्य के हिसाब से दोस्तों अगर आप लोगों को समझना हो तो सूर्य अगर तुला राशि के हैं तो तुला राशि में सूर्य ग्रह नीच के होते हैं। तुला राशि दोस्तों एक चर राशि है। चर राशि के जो 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 जोन होता है वो होता है आपका 0 से लेके 3 डिग्री 20 मिनट्स का। तो वहां पे अगर सूर्य की स्थिति है, सूर्य नीच के हैं, डेबिलिटेटेड हैं, नवमांश में भी है, लेकिन उसके बाद भी उनके अंदर अपने समय में अच्छे फल देने की सक्षमता है। आप इसको दोस्तों कुछ इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं। मैं ये सारी चीजें आपको एग्जाम्पल्स के माध्यम से भी समझाऊंगा। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, जब भी हम लोग बात करते हैं यहाँ पे नक्षत्रों का भी कोरिलेशन आ रहा है, तो आपको ये भी पता चलना होगा, आपको पता होना चाहिए कि देखिए नक्षत्रों के कोरिलेशन से भी काफी हमारे ज्योतिष में ड्रेडेड योग होते हैं। उनका एक रीजन होता है। देखिए जब हम लोग गंडमूल नक्षत्र की बात करते हैं, गंडमूल नक्षत्र का लॉजिक क्या होता है, देखिए जो बुध के और जो केतु के नक्षत्र होते हैं, जो कि आपका बुध के जो नक्षत्र हैं अश्लेषा है, ज्येष्ठा है, रेवती है, आपके केतु के नक्षत्र हैं आपके अश्विनी हो गया, माघा हो गया, मूला हो गया। तो ये हमारे जो क्लासिकल टेक्स्ट हैं उनमें ये लिखा गया है कि अगर जातक का या बच्चे का जन्म के समय चंद्र अगर इन नक्षत्र में है तो जन्म के ही 27 जन्म के बाद 27 दिन के भीतर गंडमूल नक्षत्र की पूजा होनी चाहिए, वरना जो बच्चा है अपने परिवार के लिए थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट इवेंट्स लेके आ सकता है, जो कि मैं पूरी तरीके से सही नहीं मानता। उसमें भी काफी एक्सेप्शन है। इसका लॉजिक दोस्तों देखिए ये होता है, गंडमूल नक्षत्र का लॉजिक ये होता है कि जो गंडांता पॉइंट्स होते हैं, जो ये आपका मिड पॉइंट है, जो आपका कर्क और सिंह के बीच का, जो आपका वृश्चिक धनु के बीच का, और आपका मीन और मेष के बीच, जहां तत्व चेंज हो रहे हैं, जहां आपका जल से आप अग्नि तत्व के बीच में आ रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि केतु के नक्षत्र का, जो अश्विनी का, माघा का, मूला का जो पहला जो पदाज है, और जो आपके बुध के जो लास्ट के चरण है उसके रूल्ड नक्षत्र के अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती, अगर वहां पे स्पेसिफिक चंद्र की जो लोकेशन है तो वो थोड़े ड्रेडेड इवेंट लेके आ सकती है। ये हमारे क्लासिकल टेक्स्ट में लिखा गया है। लेकिन अगर ग्रह वर्गोत्तम हो रहा है, ग्रह स्ट्रॉन्ग है, उसकी भाव के हिसाब से प्लेसमेंट अच्छी है, तो फिर भी गंडमूल नक्षत्र की जो क्लासिकल टेक्स्ट में नेगेटिविटी लिखी है उसमें भी एक्सेप्शन इन वर्गोत्तम ग्रह के साथ बताए गए हैं, जो कि मैं आपको आगे एग्जांपल के साथ बताऊंगा। इसी तरीके से दोस्तों जैसे काफी योग हैं, विष कन्या योग भी एक योग है जहां पे नक्षत्र इसका इन्वॉल्वमेंट होता है, कि माना जाता है कि अगर किसी कन्या का जन्म के समय उसका चंद्र अश्लेषा में, कृतिका में, शतभिषा में था, साथ साथ अगर आपको तिथि के हिसाब से भी समझना हो तो द्वितीय, सप्तमी या द्वादश तिथि है, और दिन के हिसाब से भी अगर सैटरडे, संडे, ट्यूसडे पड़ रहा है, तो ये विष कन्या योग बनता है, कि जो अगर इसका सही समय पे इस योग वाली कन्या का अगर पूजा करके उसका निवारण, दोष निवारण नहीं करा गया तो विवाह के बाद वो ससुराल पक्ष में पति के जीवन में कहीं ना कहीं थोड़े से संकट लेके आ सकती है। तो मेरे कहने का मतलब दोस्तों ये था कि मैं आज आप लोगों को नक्षत्र के इन्वॉल्वमेंट से बनने वाले ऑस्पिशियस ड्रेडेड योग, उनको किस तरीके से आपको डिकोड करना है, वो मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा था। अब दोस्तों देखिए, जो आज के डिस्कशन का जो लास्ट पार्ट है वो है रेफरेंस एग्जांपल्स का। अब मैं आपको उसके माध्यम से भी समझाने की कोशिश करता हूं। तो देखिए दोस्तों, मैंने आप लोगों को पहला जो केस है ये एक रैंडम मैंने चार्ट से आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो इस चार्ट में दोस्तों देखिए, जो शनि ग्रह हैं वो आपके वर्गोत्तम हो रहे हैं। तो एलिजिबिलिटी यही है कि शनि ग्रह आपके वृश्चिक में, लगन चार्ट में उनकी प्लेसमेंट थी, और नवमांश में भी जो शनि ग्रह हैं वो आपके वृश्चिक में ही है। तो इसका मतलब कि शनि ग्रह है तो अपने शत्रु की राशि में, लेकिन जस्ट बिकॉज वो वर्गोत्तम है तो शनि के समय पे अच्छे फल प्राप्त करे जा सकते हैं। और दोस्तों देखिए, जब भी आप किसी ग्रह को वर्गोत्तम होता देखेंगे तो आपको उस कुंडली का पूरा विश्लेषण भी करना है कि वो कुंडली का जो एक्सट्रैक्ट है, जो उसका निचोड़ है, जो उसकी समरी है, वो किस दिशा में जा रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है। देखिए मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप इस कुंडली को देखेंगे तो इस कुंडली में लग्नेश मंगल बन के आपके अष्टम भाव में गए हैं। शनि जो कि अपने में मिस्टिक साइंसेस को रिप्रेजेंट करते हैं, वृश्चिक राशि भी मिस्टिक साइंसेस को रिप्रेजेंट करती है, अष्टम भाव में भी यही सारी ऊर्जा एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों देखिए, आप लोगों को ये पता चल रहा है यहाँ पे देख के कि जातक के अंदर गुप्त विद्याओं की तरफ थोड़ा सा रुझान होगा। अब इसके बाद दोस्तों देखिए, अगर आप नवमांश में देखते हैं जहां पे उस ग्रह की एक, कहते हैं कि उसकी जो आत्मा आपको वहां से मिल रही है, जो उसकी सोल, जो उसकी हार्ट बीट है, वो आप लोगों को नवमांश में मिल रही है। तो वो आप लोगों ने देखा दोस्तों कि नवमांश में भी जो शनि ग्रह की जो स्थिति है, जहां से ऊर्जा आ रही है, वो अब पंचम भाव में है। जो लगन हो रहा है वो आपका कर्क हो रहा है। तो आप इसको कुछ इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं दोस्तों कि ग्रह जो अपने मूल फल जो लगन चार्ट में देने में सक्षम है, जो देने वाला है, जो कि वो अष्टम भाव से देने वाला है,
उसमें कहीं ना कहीं अगर अष्टम भाव दोस्तों बात करी जाती है गुप्त विद्याओं की, मिस्टिक साइंसेस की, और नवमांश में ये सारा जो कंसंट्रेशन है ये 5th हाउस में जा रहा है, जो कि क्लासिकल टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करता है, जो कि मंत्र सिद्धि को रिप्रेजेंट करता है, आपका स्पिरिचुअलिटी को, योगा को रिप्रेजेंट करता है, तो डिवोशन को रिप्रेजेंट करता है, फेथ को रिप्रेजेंट करता है। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि शनि ग्रह यहाँ पे मजबूत हो रहे हैं, और अष्टम भाव दोस्तों जो भी गुप्त विद्याओं की बात की जाए उनकी प्राप्ति के लिए, कितने अनुशासन की बात की जाए, मंत्र सिद्धि की बात की जाए, गुरुओं की कृपा की बात की जाए, ये सारी चीजें जातक को सपोर्ट करेंगी। आप इसको दोस्तों कुछ इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों देखिए आपको इसको पूरे तरीके से इसके कंक्लूजन में आने से पहले कि ग्रह वर्गोत्तम है, स्ट्रांग है, आपको यह भी देखना है कि अब ग्रह की वर्गोत्तम होकर नवमांश में जो स्थिति है, जो प्लेसमेंट है, वो किस भाव में जा रही है, किस कोरिलेशन में जा रही है। इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं आपको दूसरा जो एग्जांपल दिखाना चाहता था वो आप लोगों को यूनाइटेड स्टेट्स के 44th प्रेसिडेंट बराक ओबामा के केस में दिखाना चाहता था। तो बराक ओबामा के केस में अगर आप देखेंगे तो उनकी कुंडली में शनि ग्रह वर्गोत्तम है। अब देखिए दोस्तों आप यहाँ पे चार्ट की सिमेट्री देखिए। देखिए जब भी हम लोग बात करते हैं, मैंने आप लोगों को जब शनि ग्रह पे मैंने नवग्रह श्रृंखला चलाई थी, मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करा था कि जब हम लोग टॉप पोजीशन की बात करते हैं, हम अथॉरिटी की बात करते हैं, कहीं ना कहीं उसके लिए कुंडली में शनि ग्रह का मजबूत होना बहुत जरूरी है। देखिए मंगल आपको एनर्जी देता है, बृहस्पति भी एडमिनिस्ट्रेशन से जोड़ के देखा जाता है, लेकिन जब इस लेवल की अथॉरिटी की बात करते हैं, प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर्स की बात करते हैं, तो उसके लिए कहीं ना कहीं कुंडली में शनि ग्रह मजबूत होने बहुत जरूरी है। शनि ग्रह आपको सिर्फ पद नहीं दिलाएंगे, आपको मासेस का सपोर्ट भी दिलाएंगे। तो आप एक ऐसे लीडर बनेंगे विच विल बी लव्ड एंड सपोर्टेड बाय द मासेस। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों, देखिए अगर आप इनका लगन चार्ट में देख रहे हैं तो लगन चार्ट में, हालांकि लगन में शनि ग्रह बृहस्पति की जो डेबिलिटेशन है उसके दोष को भंग कर रहे हैं। दूसरी चीज दोस्तों देखिए, अगर आप यहाँ पे देखेंगे यही चीज, यही कॉम्बिनेशन अगर आप लोग इनके नवमांश में देखेंगे तो शनि ग्रह इनके 6th हाउस में स्ट्रांग हो रहे हैं। देखिए किसी भी पॉलिटिशियन के लिए 6th हाउस मजबूत होना बहुत जरूरी है, क्योंकि 6th हाउस कहीं ना कहीं आपके विरोधियों को रिप्रेजेंट करता है, आपके कंपटीशन को रिप्रेजेंट करता है। तो शनि ग्रह जहां पे भी जाते हैं वो उसको स्टेबलाइज कर देते हैं। और देखिए शनि ग्रह अगर शनि ग्रह की भी दोस्तों अगर आप लोग मकर राशि की बात करें तो देखिए मकर राशि कहीं ना कहीं आपके अथॉरिटी को बताती है, आपके स्टेटस को बताती है, अकम्प्लिशमेंट को, उपलब्धियों को बताती है। वही शनि की अगर हम लोग कुंभ राशि की बात करते हैं तो कुंभ में दोस्तों देखिए कहीं ना कहीं एक इंटेलिजेंस का कोशेंट ज्यादा आ जाता है, लेकिन यहाँ पे अचीवमेंट, देखिए सबसे ज्यादा सारी राशियों में, 12 राशियों में अचीवमेंट ओरिएंटेड कोई राशि है तो वो सिर्फ मकर ही है। अब तो आप कुछ इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं कि इनकी लाइफ में जो लगन में जो वर्गोत्तम ग्रह बैठा था उसने इनको एक बेस्ट टॉप पोजीशन, पावर, अथॉरिटी सीट दी, और उसके प्राप्त करने में कहीं ना कहीं जिस तरीके से इन्होंने अपने कॉम्पिटिटर्स को इन्होंने हैंडल करा, जिस तरीके से इनकी अपने कॉम्पिटिटर्स पे अपनी अपनी कहते हैं अपनी अकम्प्लिशमेंट, अपनी अचीवमेंट्स की वजह से उन पे जीत प्राप्त करी, आप इसको दोस्तों कुछ इस तरीके से भी कोरिलेशन होता हुआ जोड़ के देख सकते हैं। और दोस्तों देखिए एक और बात मेरे को आप लोगों को बतानी थी। देखिए मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि जब भी हम लोग वर्गोत्तम ग्रह का भी विश्लेषण करते हैं तो आप उनके स्वभाव के हिसाब से भी इसको जोड़ के देख सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो आपकी मकर है दोस्तों, मकर आपकी चर स्वभाव की राशि है। आपका मेष हो गया, कर्क हो गया, तुला हो गया और आपकी मकर हो गया 1 4 7 10। तो ये आपकी जो चर या आपके कार्डिनल साइंस होते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पे अगर ग्रह वर्गोत्तम है तो उसके अंदर जो कहते हैं डायनामिज्म की बात की जाए, लीडरशिप की बात की जाए, अथॉरिटी पावर के कोशेंट की बात की जाए, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन की बात की जाए, वो एनर्जी स्ट्रांग हो जाती है। तो आपने अगर इनके बारे में अगर आपने थोड़ी रिसर्च करी होगी, थोड़ा पढ़ा होगा, तो आपको पता चलेगा कि इन्होंने कितना संघर्ष करा था उस पद तक पहुंचने के लिए, और जब ये वहां पे पहुंचे ही वॉज लव्ड बाय एवरीवन। क्योंकि देखिए दोस्तों अगर नवमांश में इनके शनि ग्रह इनके 6th हाउस में अगर वर्गोत्तम होकर बैठे हैं तो के लगन चार्ट में जो 6th हाउस है वहां पे आप शुक्र को देखेंगे कि कहीं ना कहीं इन्होंने जो अपने एनिमीज की बात की जाए, शत्रुओं की बात की जाए, विरोधियों की बात की जाए, अपनी इंटरपर्सनल रिलेशन और साथ ही साथ अपना चार्मिंग नेचर और अपनी अचीवमेंट, उपलब्धियों से उनको जीता, बजाय कि कोई षड्यंत्र करके, जो कि राहु का डोमेन है। आप इसको दोस्तों कुछ इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं। अब हम दोस्तों सेकंड एग्जांपल पे चलते हैं। देखिए दोस्तों इनके ओशो के चार्ट पे, जो कि एक स्पिरिचुअल एनलाइटनिंग फिगर है, उन पे मैंने ऑलरेडी उनकी कुंडली और हस्तरेखा विश्लेषण पे वीडियो बनाई थी। उनके परिचय का, उन अध्यात्म पे उनकी पकड़ का
कोई उसकी उनका लोहा है, उसके मैं कुछ भी उसका एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, वो आप सभी लोग जानते हैं। तो देखिए, अगर आप इनके लगन चार्ट के हिसाब से देखेंगे तो इनकी कुंडली में सबसे पहली चीज, इनकी कुंडली में भी शनि ग्रह ही वर्गोत्तम है। देखिए दोस्तों, जब भी हम लोग अध्यात्म में बात करते हैं, देखिए मरकरी बुध की जब भी हम लोग बात करते हैं तो बुध आपका जो एकेडमिक नॉलेज है, आप कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, जो पढ़ते हैं, वो सारा डोमेन, वो जो नॉलेज है वो बुध रिप्रेजेंट करते हैं। बृहस्पति तो देखिए वो बिल्कुल रिलीजियस नॉलेज को रिप्रेजेंट करते हैं। आप स्क्रिप्चर्स, जो लोग कथाकार बनते हैं, जो लोग सत्संग करते हैं, जो ईश्वर की कथा करते हैं, ये सारा बृहस्पति का डोमेन है, ईश्वर का नाम जाप। अब दोस्तों देखिए, लेकिन जब हम लोग बात करते हैं आत्मा से परे, अध्यात्म की, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज की, तो कहीं ना कहीं जब आप चेतना की बात करते हैं, आप कॉन्शियस की बात करते हैं, कुंडली अवेकनिंग की बात करते हैं, थर्ड आई ओपनिंग की बात करते हैं, एस्ट्रल ट्रैवल की बात करते हैं, ये सारा जो डोमेन है कहीं ना कहीं शनि ग्रह से जोड़ के देखा जाता है, क्योंकि शनि ग्रह अपने में ही नेचुरल अष्टम भाव के कारका भी है। तो कहने का मतलब यह दोस्तों, आप इनकी कुंडली में अष्टम भाव इतना इनका स्ट्रॉन्ग था, जो कि आप इनके लगन चार्ट में ही देख सकते हैं, और ऊपर से सोने पे सुहागा इनका बृहस्पति भी तृतीय भाव में उच्च का था, जो कि अपने में तीसरा भाव आपका कम्युनिकेशन का भी होता है, पब्लिशिंग का भी होता है। थर्ड और नाइन्थ हाउस की जो केमिस्ट्री होती है, इसमें कहीं ना कहीं हम राइटिंग, पब्लिशिंग, ये जर्नलिज्म, कम्युनिकेशन, इस फोटे को भी कहीं ना कहीं जोड़ के देखते हैं। पर अभी कहने का मतलब यह है कि इनकी टीचिंग जो थी वो तो आप तीसरे भाव में बृहस्पति उच्च के देख सकते हैं, और जो भी इनका अध्यात्म में जो भी इनकी फाइंडिंग्स थी, जो भी रिसर्च थी, वो आप इनके स्ट्रॉन्ग, आप इनके अष्टम भाव से, ग्रहों के कॉन्सेंट्रेशन से जोड़ के देख सकते हैं। और जो वर्ल्ड पॉपुलैरिटी की बात की जाए, फेम की बात की जाए, मासस के सहयोग की बात की जाए, वो आप इनके सप्तम भाव में सूर्य की प्लेसमेंट से जोड़ के देख सकते हैं कि सूर्य भी वृश्चिक में थे। तो जो इनकी आइडेंटिटी थी, जो इनको रिकॉग्निशन सूर्य ने दिलाई, वो कहीं ना कहीं वृश्चिक के डोमेन से ही दिलाई। अब हम आ जाते हैं दोस्तों, देखिए इनके नवमांश में। तो देखिए दोस्तों, अगर आप नवमांश में भी देखेंगे, इनके शनि ग्रह दोस्तों ये इनके वर्गोत्तम होके ये इनके 4th हाउस में बैठे हैं। और दोस्तों देखिए, मैंने आप लोगों को क्या बताया था, देखिए जब भी हम लोग बात करते हैं, ये जो धनु की बात करी जाए, धनु आपका ये द्विस्वभाव राशि है, जो कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो द्विस्वभाव राशि पे अगर कोई ग्रह वर्गोत्तम होता है, जो कि आपकी मिथुन है, कन्या है, धनु है, मीन है, तो ये आपका यहाँ पे 9th नवमांश पदा में ग्रह की स्थिति होनी चाहिए। 26 डिग्री आपका 40 मिनट से लेके 30 डिग्री। तो इसका मतलब ये जो स्पेस है, ये कहीं ना कहीं मोक्ष को, ये कहीं ना कहीं आपका रिलीजियस टीचिंग को, आपका आर्टिस्टिक क्रिएटिव टैलेंट्स को, उनको रिप्रेजेंट करता है। और इनके केस में जो वर्गोत्तम होकर जो ऊर्जा आ रही है, वो कहीं ना कहीं देखिए 4th हाउस में जा रही है। तो देखिए 4th हाउस कहीं ना कहीं टीचिंग का होता है, कंसल्टेशन का होता है, साथ साथ सुख सुविधा का भी होता है, वाहन का भी होता है, एम्यूनिटीज का भी होता है। तो इनका जो लाइफस्टाइल था, लाइफस्टाइल से भी ज्यादा जो इनके पास जो 100 रोल्स रॉयस थी, जिस तरीके का इनके पास आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ जो वैभव भी था, वो भी आप दोस्तों इस प्लेसमेंट के साथ वर्गोत्तम ग्रह की जोड़ के देख सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन वीडियो थी। आने वाली वीडियोस में हम लोग ये वर्गोत्तम का जो विषय है, ये काफी डिटेल्ड, काफी लेयर्ड कॉन्सेप्ट है, इस पे हम लोगों ने और भी वीडियोस पे बात करनी है। अगली आने वाली वीडियोस में मेरे को आप लोगों को पुष्करा नवामशा के बारे में भी बताना है। तो इसी तरीके से दोस्तों हम लोग जो हमारी इस वर्गोत्तम ग्रह के विषय पे जो चर्चा है जारी रखेंगे, और इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पे अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरा Facebook पेज लाइक कीजिए।